सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीमेंट, सब्सिडी, स्पेसिफिसिटी, कैटेगरीज ऑफ सब्सिडीज, एडवर्स इफेक्ट्स, काउंटरवेलिंग मेजर्स, प्रोसीजर एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स है, जिसे SCM एग्रीमेंट भी कहा जाता है। वो दो क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करता है। नंबर 1, मल्टीलेटरल डिसिप्लिन्स रेगुलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडीज, एंड सेकेंड इट्स काउंटरवेलिंग मेजर्स। मतलब मल्टीलेटरल डिसिप्लिन्स क्या होते हैं? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे ये पता लगाया जाता है कि भाई कौन सी सब्सिडी एक मेंबर स्टेट दूसरी को दे सकता है और कौन सी नहीं दे सकता। और अगर कोई एक मेंबर स्टेट सब्सिडी दे रहा है और उससे सामने वाले को इंजरी हो रही है, तो उस इंजरी को ऑफसेट करने के लिए काउंटरवेलिंग मेजर्स होते हैं विक्टिम के पास। तो ये है SCM एग्रीमेंट। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीमेंट। पार्ट 1 जो है एग्रीमेंट का वो बताता है कि सब्सिडीज़ जो है वो क्या है। सब्सिडी और स्पेसिफिसिटी को वो अप्लाई करता है और वो कहता है कि सब्सिडीज़ उन्हें कहा जाएगा जो स्पेसिफिकली चाहे तो एक एंटरप्राइज के लिए दी जाए या एक इंडस्ट्री के लिए या ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रीज़। पार्ट 2 और 3 जो है एग्रीमेंट का वो सब्सिडीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहली प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ और सेकंड एक्शनेबल सब्सिडीज़, और उसके रिगार्डिंग रूल्स और प्रोसीजर एस्टैब्लिश करता है। पार्ट 5 जो है वो एस्टैब्लिश करता है सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ मेंबर में अप्लाई अ काउंटरवेलिंग मेजर अगेंस्ट सब्सिडाइज इम्पोर्ट्स। मतलब कोई भी काउंटरवेलिंग मेजर अप्लाई करने के लिए क्या सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में बात करता है। पार्ट 6 और पार्ट 7 में एस्टैब्लिश करा गया है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और नोटिफिकेशन सर्विलेंस मोडालिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SCM एग्रीमेंट। पार्ट 8 कंटेन्स स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स रूल्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री मेंबर्स। Part 9 contains transition rules for developed country and former centrally planned economy members, और Part 10 and 11 contain dispute settlement and final provisions। तो ये था पूरे SCM एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं सब्सिडी क्या होता है। SCM एग्रीमेंट में ये 3 बेसिक कंडीशंस दी गई है, 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो किसी भी एक फाइनेंशियल हेल्प को सब्सिडी का नाम दे दिया जाएगा। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, बाय अ गवर्नमेंट। वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा होना चाहिए? चाहे तो एक गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी एक पब्लिक बॉडी विद इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर। थर्ड, विच कन्फर्स अ बेनिफिट। अगर वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडी के द्वारा है जो एक मेंबर की टेरिटरी में आती है और उस फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन से बेनिफिट हो रहा है, तो उस चीज़ को सब्सिडी बोल दिया जाएगा। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, तभी किसी भी चीज़ को एक सब्सिडी का नाम दिया जाएगा। आइए देखते हैं स्पेसिफिसिटी क्या होता है। अगर हम ये मान लिया जाए कि SCM एग्रीमेंट के तहत कोई भी एक चीज़ सब्सिडी है, तो उसे सब्सिडी भी तभी माना जाएगा तब वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो, चाहे तो स्पेसिफिक एंटरप्राइज के लिए हो चाहे स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हो। अगर वो सब्सिडी पूरे नेशन में दी जा रही है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक एंटरप्राइज को, तो उसे SCM एग्रीमेंट के अंदर सब्सिडी नहीं माना जाएगा। अगर स्पेसिफिसिटी होना बहुत ज़रूरी है SCM एग्रीमेंट में किसी भी चीज़ को सब्सिडी मानने के लिए। अब 4 तरीके की स्पेसिफिसिटी होती है। नंबर 1, एंटरप्राइज स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है? अ गवर्नमेंट टारगेट्स अ पर्टिकुलर कंपनी और कंपनीज फॉर सब्सिडाइजेशन। नंबर 2, इंडस्ट्री स्पेसिफिसिटी। अ गवर्नमेंट टारगेट्स अ पर्टिकुलर सेक्टर और सेक्टर्स फॉर सब्सिडाइजेशन। Number 3, regional specificity. A government targets producers in specified parts of its territory for subsidization. And number 4, prohibited subsidies. A government targets exports goods or goods using domestic inputs for subsidization. ये होता है specificity का concept। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैटेगरीज ऑफ सब्सिडीज़। SCM एग्रीमेंट में 2 कैटेगरीज दी गई है सब्सिडीज़ की। नंबर 1, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ और सेकंड एक्शनेबल सब्सिडीज़। अब प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़ वो होती है जो एक गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए देती है अपने डोमेस्टिक गुड्स को, और ये कहती है कि इंपोर्टेड गुड्स से अच्छा है कि अपने डोमेस्टिक गुड्स यूज़ करो। अब ये प्रोहिबिटेड क्यों है? क्योंकि WTO का मेन मोटिव होता है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे बिजनेस। अगर एक गवर्नमेंट इस बात पे जोर देगी कि उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस हो और इंपोर्टेड गुड्स पे ना हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो दूसरे देशों को जो है ना
अफेक्ट होना बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि सामने जो मेंबर स्टेट है, मेंबर नेशन है, उनको अफेक्ट हो, उनके एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे ऐसे करेंगे तो दीज सब्सिडीज़ आर प्रोहिबिटेड। दूसरी सब्सिडी आती है एक्शनेबल सब्सिडीज़। एक्शनेबल सब्सिडीज़ वो सब्सिडी होती है जिनके ऊपर एक्शन ले सकता है एक मेंबर स्टेट, लेकिन वो प्रोहिबिटेड नहीं होती। तो क्या होता है कि वो एक्शन तभी ले सकता है, चाहे तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के थ्रू लेगा या फिर काउंटर वेलिंग एक्शन ले सकता है, लेकिन उसे ये दिखाना पड़ेगा कि इस सब्सिडी का जो एडवर्स इफेक्ट है वो उस मेंबर नेशन के इंटरेस्ट पे पड़ रहा है, मतलब उसके ट्रेड पे इफेक्ट पड़ रहा है इस सब्सिडी का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवर्स इफेक्ट्स। 3 तरीके के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉज्ड बाय सब्सिडाइज इंपोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ द कंप्लेनिंग मेंबर। जो मेंबर कंप्लेन कर रहा है उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ना बहुत बड़ी इंजरी हो रही है उसके प्रोडक्शन पे, उसकी सेल पे, बिकॉज ऑफ अ सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय अनदर मेंबर, या एक्सपोर्टिंग कंट्री के द्वारा जो सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है उसकी वजह से। सेकंड, सीरियस प्रेजुडाइज। सीरियस प्रेजुडाइज यूजुअली अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका याद रखना एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट इन द मार्केट ऑफ दिस सब्सिडाइजिंग मेंबर। मतलब जो मेंबर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है उसकी मार्केट में इफेक्ट होता है सीरियस प्रेजुडाइज। मतलब वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स में सब्सिडीज प्रोवाइड कर देते हैं, इंपोर्ट कम से कम कर देते हैं, तो इसका दूसरे देशों पे इफेक्ट पड़ता है। और थर्ड एडवर्स इफेक्ट होता है नलिफिकेशन और इम्पेयरमेंट ऑफ बेनिफिट्स एक्रूइंग अंडर गैट 1994। गैट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। नलिफिकेशन और impairment arises most typically where the improved market access presumed to flow from a bound tariff reduction, which is due to the subsidization of any export or import. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है काउंटरवेलिंग मेजर्स। पार्ट 5 ऑफ द SCM एग्रीमेंट में बताया गया है कि काउंटरवेलिंग मेजर को अगर अप्लाई करना है तो उसकी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसे इसमें इन डेप्थ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स बताई गई है पार्ट 5 में कि क्या सबसे पहले काउंटरवेलिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इम्पोजिशन एंड मेंटेनेंस इन प्लेस ऑफ काउंटरवेलिंग मेजर्स, ये सब होता है। अगर कोई भी फेलियर होता है काउंटरवेलिंग मेजर को अप्लाई करने में या सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करती जो पार्ट 5 में दी गई है, तो फिर उस मैटर को डिस्प्यूट सेटलमेंट में ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे काउंटरवेलिंग मेजर अवॉर्ड किया जाता है एक मेंबर को। कोई भी मेंबर काउंटरवेलिंग मेजर तब तक इम्प्लाई नहीं कर सकता, तब तक इम्पोज नहीं कर सकता जब तक वो ये ना बता दे कि एक सब्सिडाइज इम्पोर्ट है जिससे उस मेंबर स्टेट की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है, और एक लिंक स्थापित करे वो सब्सिडाइज इंपोर्ट्स और उस इंजरी के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में बताया गया सबसे पहला प्रोसीजर का स्टेप आता है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस एग्रीमेंट में बताए गए हैं जिससे एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जा सकती है। फिर आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एग्रीमेंट में देख के सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या कोई भी सब्सिडाइज इम्पोर्ट्स की वजह से एक इंजरी हुई है। फिर अंडरटेकिंग्स होती है जिसमें अंडरटेकिंग्स ली जाती है कि भाई सेटलमेंट होनी चाहिए और इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉलंटरी रेस्ट्रेंट एग्रीमेंट्स और सिमिलर मेजर एग्रीमेंट्स एज अंडरटेकिंग्स। फिर होता है सनसेट। इसमें बताया गया कि कोई भी एक काउंटरवेलिंग मेजर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए अप्लाई होगा और उसके बाद उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा अनलेस इट इज़ डिटरमाइंड दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेजर इज नेसेसरी टू अवॉइड द कंटिन्यूएशन और रेकरेंस ऑफ द सब्सिडीज और इम्पोर्ट्स और इंजरी। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की भी पावर दी गई है मेंबर्स को, ताकि वो जाके अगर किसी अवार्ड से या किसी भी फैसले से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं और उस जजमेंट को दोबारा से रिव्यू में लाया जा सकता है। अब आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। SCM एग्रीमेंट ज़्यादातर डिस्प्यूट सेटलमेंट में रिलाई करता है जो रूल्स दिए गए हैं DSU में, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरटेकिंग। However, the agreement contains extensive, special or additional dispute settlement rules and procedures providing inter alia for expedited procedures, particularly in case of prohibited subsidy allegations. It also provides special mechanisms for the gathering of information necessary to access the existence of serious prejudice in actionable subsidy cases. मतलब बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरटेकिंग में, जो मतलब ज़्यादातर SCM एग्रीमेंट ना डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी वो करता है, रिलाई करता है, ताकि मीडिएशन वगैरह इन सब चीज़ों से, आर्बिट्रेशन से ही डिस्प्यूट को सेटल कर लिया जाए और ज़्यादा कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े एक तरीके से। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।